हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी में जो जीके जीएस के पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सब का एक साथ पूरा संग्रह जो है आपको सॉल्यूशन के साथ में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सभी मित्र ध्यान रखें कि अब तक एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन हम तक पहुंच पाए हैं, जैसे क्वेश्चनों का संग्रह तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं उन सब का संग्रह हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपके आने वाले और एग्जाम्स जो है उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि एसएससी में लगभग क्वेश्चन वापस रिपीट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जिनका पेपर होना है या इससे आगे भी जो पेपर रहेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला सेशन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं ये आपके आने वाले हर एग्जाम में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है उनकी आपको रूपरेखा अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों करता हूं आपकी खिदमत में यह हाजिर, तो हो जाओ तैयार। बिल्कुल अब की बार जो है सिलेक्शन दोस्तों मांगना नहीं, सिलेक्शन इस बार छीनना है। ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े छेनी और हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता, पत्थर भी मंदिर में भगवान नहीं होता। तो करते हैं आज के सुपर सेशन को हम प्रारंभ। आपके सामने ये रहा दोस्तों, जो जीके जीएस के सभी पारियों में पूछे गए सवाल है उनका संग्रह है ये, कि युद्ध का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो ये युद्ध लड़ा गया था 1211 ईस्वी में। सभी मित्र ध्यान रखेंगे आप लोग, कब लड़ा गया था? 1211 ईस्वी में। यह युद्ध किस किस कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का राजा था, और सामने था इसके दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा था आराम शाह, और इस आराम शाह को इसने पराजित किया था और इल्तुतमिश की हुई थी इसके अंदर विजय, और इस विजय के बाद ये बन गया था यहाँ का राजा। भाई ध्यान रखें, गुलाम वंश का। तो ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको बोलते हैं, और ऐबक था गोरी का गुलाम, इसलिए इसको बोलते हैं गुलाम का गुलाम जिसे कहा जाता है। तो युद्ध का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1211 ईस्वी में। तो सभी मित्रों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शिद्दत के साथ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपके सामने, खेलो इंडिया जो गेम्स हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उनका समापन कहां हुआ था? ध्यान रखें आप लोग, समापन आपसे पूछा गया है। तो खेलो इंडिया समापन जो गेम समापन है ये हुआ था गुवाहाटी में। भाई गुवाहाटी इन असम में इनका समापन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि आर्टिकल 44, आर्टिकल के सवाल, कल्चर के सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए इसके अंदर। अनुच्छेद 44 का संबंध है किससे है? तो अनुच्छेद 44 है समान नागरिकता संहिता कानून, समान नागरिक संहिता कानून, आर्टिकल 44। और दोस्तों ये किसके अधीन आता है, किस भाग में आता है? तो सभी ध्यान रखेंगे, भाग 4 में आता है ये, जिसमें अपन पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए, ये भी पूछ लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51 में जिसका प्रावधान है। और ये आपके 44 पूछा है, तो ये देखो भाई 44, इससे एक आर्टिकल 40 भी 40 भी पूछ लिया गया है, पंचायतों को लेकर के। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन हुए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10वें गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी हुए थे सिखों के 10वें गुरु। प्रथम गुरु हुए थे गुरु नानक देव जी, और अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। भाई ध्यान रखो आप लोग, तो गुरु नानक जो है प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी। और एक सवाल आपको गुरु गोविंद सिंह जी से 2-3 सवाल पूछे हैं। एक तो ये पूछ लिया 10वें गुरु का डायरेक्ट, एक पूछा था वैसाखी का त्योहार। वैसाखी त्योहार जो है कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ सिखों को सैन्य बल के रूप में तैयार किया गया था। और एक ये पूछा था वैसाखी कहां मनाया जाता है? तो दोस्तों वैसाखी का त्योहार अपने पंजाब, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन अगर आता है तो वो आता है हरियाणा में। हरियाणा में मनाया जाता
है? ये सवाल आपके पूछा है। पानीपत का दूसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखो। युद्ध भी खूब सारे पूछे हैं। तो पानीपत का सेकंड युद्ध जो है ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, और यह युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और सामने था हेमू के मध्य हुआ था। अकबर की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था बैरम खान ने, बैरम खान ने भाग लिया था। और विजय किसकी होती है इस युद्ध में? विजय होती है इसके अंदर बैरम खान की। हेमू की दोस्तों हार हो जाती है। हेमू अंतिम जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा था, हेमू विक्रमादित्य जिसे अपन कह सकते हैं। कुल भारत में 14 हिंदू राजा हुए थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसमें से अंतिम राजा हुआ था हेमू, ध्यान रखे। साथ में ही पूछा था आपसे कि बक्सर का युद्ध, ध्यान रखे, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी 64 ईस्वी में लड़ा गया था। यह किस किस के मध्य हुआ था? तो ये ध्यान रहे, बंगाल का जो नवाब था, नवाब मीर कासिम, एक मीर कासिम है, एक मीर जाफर है, ध्यान रखें, ये मीर कासिम है। और सामने था अंग्रेज हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? हेक्टर मुनरो की। कासिम की होती है हार। और ध्यान रहे, इस हार के साथ ही बंगाल पर पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न आया है, बाकड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों सिंधु की सहायक नदी सतलज, सतलज नदी पर बना हुआ है बाकड़ा बांध, जिसे प्राचीन में कहते थे शतुद्री नदी। शतुद्री नदी जो सिंधु की सहायक नदी है। और यहां ये ध्यान रहे, बाकड़ा नांगल बांध को, यह प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि बाकड़ा नांगल बांध को विश्व की चमत्कारी विराट वस्तु किसने बताया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकड़ा नांगल बांध को विश्व की चमत्कारी विराट वस्तु बताया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अगला प्रश्न आपके आया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को मोदी द्वारा, 28 अगस्त 2014 ईस्वी में मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। मोदी की योजना का सवाल भी इस बार जो है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखोगे आप लोग। तो इसके बाद में राज्यों की कुछ योजनाएं हैं वो भी पूछी गई है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखें। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये देख लो। तो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। भाई कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मैं आपको पुनः बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। नीति निर्देशक तत्व है जिसका प्रावधान भाग 4 में अपन को देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से 51 में अपन को देखने को मिलता है। इसमें से आर्टिकल 40 और 44 भी यहां पूछा गया है, ध्यान रखो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। तो यहां आपको ध्यान रखना है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यह क्लियर कर लो यहीं पर। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए उसे ध्यान रखो आप लोग, संसद द्वारा ही प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। 2 शर्त पर इनको पद से हटाया जाता है, एक तो सिद्ध कदाचार और एक पद का दुरुपयोग। सिद्ध कदाचार यानी कि इनके ऊपर कोई आरोप तय हो जाता है कि भाई हाँ इन्होंने ये गलत किया है, पद का दुरुपयोग किया है। और सिद्ध कदाचार पद का दुरुपयोग या पद का दुरुपयोग करते हैं, ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ दोस्तों जो रिमूवल शब्द होता है, एक तो होता है इम्पीचमेंट जिसे अपन बोलते हैं महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह को हटाते हैं उसके लिए उपयोग होता है। एक इनको हटाने के लिए रिमूवल शब्द, कई जगह अपन महाभियोग पढ़ते हैं, रिमूवल शब्द विशेष ध्यान रखेंगे यहां पर आप लोग। रिमूवल के आधार पर इनके खिलाफ जो है लाया जाएगा। और इनको ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने के से 14 दिन पूर्व इनको सूचित करना अनिवार्य होता है। और ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए एक ही ऐसे न्यायाधीश हुए जिनके खिलाफ ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, वी रामास्वामी के खिलाफ, ध्यान रखें, जो राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था। तो ये ध्यान रखो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा रिमूवल के आधार पर, REMOVAL प्रतिक्रिया। या अगला प्रश्न आ गया भाई, सदिश और अदिश क्या है? भाई ध्यान रखो आप लोग, सदिश और अदिश क्या है? चाल, देखो, वेग, बल और संवेग। वेग, बल और संवेग। संवेग ये तो क्या है? ये तो है सदिश। ये तो क्या है? सारे सदिश राशियां, ध्यान रखो आप लोग, वेग, बल और
और अधिस राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान। चाल, दूरी और द्रव्यमान, ये आपके जनरल साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। सदिश और अदिश राशियां जो अपन पढ़ते हैं उनके बारे में ध्यान रखोगे आप लोग। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन जो है यूनेस्को हेरिटेज सूची में इसको कब शामिल किया गया था? शांति निकेतन को दोस्तों ये कितने नंबर पर शामिल हुआ था, ये ध्यान रखो आप लोग। तो दोस्तों ये इसकी क्रम पूछा था 41, 41वां दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित स्थान है भारत का शांति निकेतन। और शांति निकेतन कहां पर है? तो यह है कोलकाता में, कोलकाता इन पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और यह भी ध्यान रखना कि जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार। इसके सवाल तो दोस्तों कम से कम 10 सवाल पूछ लिए भारत रत्न को लेकर, केवल भारत रत्न को लेकर के। एक तो ये पुरस्कार अगर पूछा कब प्रारंभ हुआ तो ये 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर प्रश्न आया था कि प्रथम विजेता कौन है? प्रथम विजेता कौन है आपके पूछा गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। फिर आपसे पूछा था भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला पूछ लिया है। तो प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी। प्रथम विदेशी पुरुष कौन से थे, विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, ये भी पूछ लिया है, ध्यान रखो आप लोग। और भारत रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार होता है जो 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसके और भी खूब सारे पॉइंट्स बने हैं, आगे और बात करेंगे अपन कौन कौन से। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों? ध्यान रखो आप लोग। जो बिरजू महाराज है, पहली बात तो यह बनता है कि बिरजू महाराज जो है, ठीक है, बिरजू महाराज जो है ये किस नृत्य के है? किस नृत्य के? बिरजू महाराज, भानुजी महाराज और आपके बिरजू महाराज, भानुजी महाराज और लच्छू महाराज, भानुजी महाराज और लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। ध्यान रखो आप लोग, इन तीनों का संबंध किस नृत्य से है भाई? ध्यान रखो, कथक नृत्य से है भाई। ध्यान रखो आप लोग, कथक नृत्य। और कथक नृत्य का एक सवाल यह भी पूछ लिया आपसे, आपको जानकारी साथ ही बता दूं कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कथावाचक को लेकर के, कथावाचन को लेकर के यह भी पूछ लिया है। और यह उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई, उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराना भाई। ध्यान रखो आप लोग, यूपी। एक तो देखो लखनऊ तो है नवीन घराना, और इसका आदिम घराना जो है वो है जयपुर राजस्थान। ध्यान रखो आप लोग। अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों अग्निपथ योजना जो है ये भारतीय जल, थल और वायु, ये तो आप सभी जानते ही है, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं में दोस्तों जो जीडी की भर्ती है इसके तहत अब जो है अग्निपथ योजना अपनाई गई है, जिसमें अग्निवीर तैयार किए जाएंगे, अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। और ये अग्निवीरों का जो कार्यकाल प्रारंभिक 4 वर्ष रहेगा, उसके बाद में 25% को जो है स्थायी करने का, अभी हालांकि सुन रहे हैं 50%, कंफर्म हम नहीं कह सकते आपको। अग्निपथ योजना जो है आपके सेना को लेकर के है। अगला प्रश्न आया था कि पन्नालाल घोष जो है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो बांसुरी वादक है भाई पन्नालाल जी घोष। ध्यान रखो। बांसुरी का एक और भी पूछ लिया है, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी पूछ लिया है आपसे, हरिप्रसाद चौरसिया। कलाकार तो खूब सारे ही पूछे हैं, ध्यान रखो आप लोग, खूब सारे ही पूछे हैं। अगला प्रश्न आया है, लिएंडर पेस का संबंध किससे है दोस्तों? टेनिस से। ध्यान रखो आप लोग, टेनिस से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। ध्यान रखो भाई आप लोग, कहां पर हुई थी? विज्ञान भवन नई दिल्ली। अब अगर देखो संविधान को लेकर के और भी पूछा है इसमें
बैठक को लेकर के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे हैं आपसे। संविधान सभा में द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और एक आपको इसमें पूछ लिया गया है कि संविधान का पिता, तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है वैसे। संविधान का पिता, तो संविधान का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अब्दुल नजीर, ध्यान रखो भाई आप लोग, न्यायमूर्ति है वैसे पूर्व अब्दुल नजीर। और ये भी साथ में ध्यान रखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और यहां के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आ गया भाई आपके सामने, ये रहा। बताओ देखिए, जनगणना किस सूची का विषय है दोस्तों? जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है? तो यहां आपको ध्यान रखना है, जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। जनगणना के तो दोस्तों कम से कम जहां तक मैंने सोल्व करवाए हैं 50 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। कितने क्वेश्चन? 50 से अधिक क्वेश्चन आपको एसएसजीडी में अलग अलग पारी में जनगणना के। जनगणना कब प्रारंभ हुई? सबसे पहले 1872 ईस्वी में। जनगणना विधिवत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना, जो 21 की है 16वीं जनगणना है। जनगणना में लिंगानुपात के सवाल सबसे ज्यादा। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का है। जैसे सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? सबसे कम किस राज्य का है? सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है? आपके 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक है उनकी जनगणना को लेकर सारे टोटल पूछ लिए गए हैं। और लिंगानुपात है या फिर आपके जनसंख्या घनत्व है, उनको लेकर के तो जिनका पेपर अब होना है वो विशेष रूप से ध्यान रखो आप लोग। आगे भी पेपर जो अपने होने हैं उनमें जनगणना जो है, इसीलिए संडे की एक विशेष मैराथन जो है जनगणना पर, और केवल दोस्तों आपके ये जो पंचवर्षीय योजना है उसके ऊपर मैंने और नृत्य के ऊपर ली थी। तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। संघ सूची जब बनी थी उसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसके अंदर कुल कितने हैं? 100 विषय है। संघ सूची वो जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है किसको होता है? कानून बनाने का अधिकार दोस्तों होता है केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर राज्य सरकार को। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? भाई ध्यान रखो आप लोग, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता जो है ध्यान रखो आप लोग केरल की है, केरल की है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। ध्वनि का मात्रक डेसिबल, ध्वनि किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है भाई, ध्यान रखो आप लोग। अगला प्रश्न आया आपके सामने, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान आर्टिकल 333, ध्यान रखो भाई आप लोग विधानसभा में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि एंग्लो इंडियन सदस्य जो है इनके मनोनीत के प्रावधान को अब मोदी सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जो लोकसभा में, ध्यान रखो आप लोग, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत होते थे और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता था और यहां पर राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब इनके मनोनीत के प्रावधान को मोदी सरकार ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक दोस्तों बोनालू महोत्सव जो है ये कहां मनाया जाता है? बोनालू महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है तेलंगाना में भाई। ये महोत्सव का और नृत्य का, नृत्य के कलाकारों का, वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र के कलाकारों का बहुत सवाल पूछे भाई, बहुत सवाल पूछे। तेलंगाना ध्यान रखेंगे आप लोग। द्वितीय सीडीएस तो प्रथम कौन हुए थे? विपिन रावत हुए थे। और सेकंड कौन हुए हैं? वर्तमान जो है अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है ये वर्तमान में आता दूसरे भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस। जल थल वायु सेना में तीनों का सर्वोच्च सेनापति, जो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, और तीनों में एक पद बनाया है सीडीएस का पद, जो वर्तमान कौन है? अनिल चौहान है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों हुआ था लुम्बिनी ग्राम, नेपाल में। यह सवाल पूछा था बिल्कुल। इनको ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई थी, यह भी पूछा गया था। लुम्बिनी ग्राम इन नेपाल में बुद्ध का जन्म। और ध्यान रखें इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ये भी एग्जाम में आपके पूछ लिया गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बोध गया इन बिहार में। किस वृक्ष के नीचे?
पीपल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष जिसे बोलते हैं, बड़ा वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष का नाम इनसे पूछा गया था। इसमें यह भी पूछ लिया गया कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में किसको अपनाया था, तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में धम्म को अपनाया था और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। गांधी इरविन समझौता 1931 1931 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत गांधी जी की सभी मांगे स्वीकार हुई थी। तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समझौते के बाद में समाप्त कर दिया था। तो यह आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1930 ईस्वी में, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कर दिया गया था समाप्त। और किस समझौते के तहत, गांधी इरविन समझौते के तहत। भाई ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। अब बुंदेलखंड का कोई लोक नृत्य पूछा है, तो बुंदेलखंड भैया ध्यान रखो आप लोग, जैसे राई नृत्य है, बधाई नृत्य हैं, तो खूब सारे नृत्य वैसे ऑप्शन के आधार पर ही अपन कर सकते हैं। बुंदेलों के हर बोलों से हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी है। झांसी की रानी ने जहां स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था अंग्रेजों के सामने। हरित क्रांति दोस्तों, इसके भी सवाल बहुत ज्यादा पूछे हैं। हरित क्रांति का जनक दोस्तों, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा गया है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है कौन, नॉर्मन बोरलॉग भाई, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ध्यान रखो, इन्हें विश्व में हरित क्रांति, और हरित क्रांति किससे संबंधित थी दोस्तों, हरित क्रांति थी गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, चावल, जो वगैरह जो है, इनके उत्पादन को लेकर के थी। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा रेखा यानी जो समुद्री सीमा रेखा है, तो दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है, अगर भारत की आपसे स्थलीय सीमा पूछिए तो स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। फिर आपसे पूछे कि स्थलीय आपके जलीय सीमा जो है, जो जलीय सीमा केवल ध्यान रखो आप लोग, जलीय सीमा तो 61 किलोमीटर होती है, लेकिन इसके साथ में प्लस अपन द्वीपीय कर देते हैं, द्वीपीय सीमा साथ में मिला देते हैं, तब ये दोस्तों 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। कब, जब द्वीपों की सीमाओं को इनके साथ में मिला दिया जाता है। अदरवाइज जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर होती है, अदरवाइज नहीं तो द्वीपों की सीमा के साथ मिला दिया जाता है, तब दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, ये हो जाती है 7516.5। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता को लेकर के पूछा, 82.14% जो है भारत में पुरुष साक्षरता दर रही है। अगला प्रश्न, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, और यह सवाल क्यों पूछा, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सुरेश मेनन, ये इसलिए पूछा गया था, ध्यान रखो आप लोग, कि सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ में DY चंद्रचूड़ जो है, अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, इनके साथ इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग हुई थी, बात हुई थी मुद्दे को लेकर के। तब ध्यान रखना, ये करंट जीके के अकॉर्डिंग सवाल पूछ लिया गया, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, वरना सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश अपन को क्या ताल्लुकात है, ध्यान रखो। आगे सारंगी वादक दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक, और दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, देखो यहां आपको ध्यान, एक तो सारंगी जानते हो सभी किसे कहते हैं, और एक बांसुरी ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, और एक शहनाई बिस्मिल्लाह खान जो है प्रमुख, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन हुए हैं, सुल्तान खान है, अब्दुल करीम है, सुल्तान खान, अब्दुल करीम, और यहां यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों अगर बांसुरी वादक तो हरिप्रसाद चौरसिया। और फिर अगर पूछे आपसे दोस्तों की शहनाई वादक, पूछ लिया था, वो 3 बार पूछा था, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है।
आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए तहत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसका समय काल रहा था 1951 से 1956 ईस्वी तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मैसूर का जो दशहरा है वो दोस्तों कहां मनाया जाता है? भारत का सबसे बड़ा दशहरा जो है रावण दहन यहीं पे होता है, मैसूर इन कर्नाटक में। भाई ध्यान रखो आप लोग, जब भगवान राम जो है, भगवान राम ने रावण का वध किया था और दोस्तों अधर्म पर धर्म की दोस्तों ये विजय हुई थी, उस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों ये मनाया जाता है। भाई ध्यान रखो आप लोग, दशहरा। भाई ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद में राष्ट्रीय खेल 2023 जो है दोस्तों ये कहां आयोजित हुए थे? अगला प्रश्न है आपके, राष्ट्रीय खेल जो है 2023 जो है इनका जस्ट ए मिनट। हाँ, मूल्य आपके आगे आपके इकोनॉमिक्स का सवाल, वित्त आयोग। ध्यान रखो आप लोग, वित्त आयोग जो है ये आ गया अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार और दोष सिद्धि का अधिकार। और एक ध्यान रखना अनुच्छेद 21, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 ये क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही आर्टिकल कभी भी दोस्तों किसी भी कीमत पर ध्यान रखें कि ये नष्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखो आप लोग, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना तो सभी मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये दो अधिकार कभी भी अनुच्छेद 352 के समय भी नष्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखो। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? यानी सबसे कम महिला साक्षरता दर तो दोस्तों वो है बिहार का। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला है सर्वाधिक तो है केरल, और सबसे कम वाला हो गया बिहार। भाई ध्यान रखो। अब ये राज्य को लेकर के कोई पूछा है आपसे डायरेक्ट, तो राज्य को लेकर क्या पूछेंगे भाई? हो सकता है ये तो अनुच्छेद पूछा होगा, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 पूछ लिया होगा शायद, यही हो सकता है। और इसके बाद में हरित क्रांति का संबंध दोस्तों, हरित क्रांति फसल उत्पादन यानी विशेष रूप से गेहूं उत्पादन, ध्यान रखो आप लोग, गेहूं चावल। और इसके बाद दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी दोस्तों है क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी। ट्रॉफियों का संबंध भी दोस्तों कई सवाल पूछे हैं, ट्रॉफियों से पूछे हैं, और खेल शब्दावली को लेकर के भी खूब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इन सवालों का दोस्तों आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सवाल जो दोस्तों है इनके बारे में हरित क्रांति होगी। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा है नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खान, ये लो भाई आ गया आपका सहनाई वादक, प्रसिद्ध सहनाई वादक वो है कौन? बिस्मिल्लाह खान। ध्यान रखो। हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन अगर क्या पूछा है तो अगर वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है, जो भी सवाल पूछा है, अगर 606 ईस्वी में राजा बना था, इस दिन इसने हर्ष संवत चलाई थी और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था, संवत चलाई। लावणी नृत्य दोस्तों महाराष्ट्र का, लावणी नृत्य कहां का है? तो महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन आ गया जड़त्व का नियम, ये तो यार आपके साइंस का सवाल आ गया। जड़त्व का नियम कोई वस्तु जो है उसको लेकर के है, तो आपके लोसर महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख का है। लोसर कहां का है? लद्दाख का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखो यहां पर सुनना सही ढंग से, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुई है? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नाम आ गया तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अगर यहां पर सीधा आता
महिला अध्यक्ष कौन हुई थी? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट हुई थी महिला अध्यक्ष। और भारतीय महिला अध्यक्ष आ गया तो सरोजनी नायडू हुई थी। ठीक है, आगे है बामा कल्पम नृत्य जो है दोस्तों, उसका संबंध किससे है दोस्तों? ध्यान रखो आप लोग, बामा कल्पम नृत्य जो है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है उस आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बामा कलम जानी किस राज्य से हो गया? आंध्र प्रदेश से भाई, आंध्र प्रदेश से। मौर्य वंश की राजधानी, तो मौर्य वंश की राजधानी देखो तो पाटलिपुत्र भाई, पाटलिपुत्र। अगर आपसे यह पूछते हैं ना मगध की राजधानी, तब आपका उत्तर क्या होता? राजगृह, वैशाली और फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ये तीन राजधानियां हो जाती है भाई, ध्यान रखो आप लोग। राज्यसभा में अधिकतम सीटें, तो राज्यसभा में 245, न्यूनतम अधिकतम 250 सीटें हो सकती है भाई, ध्यान रखो आप लोग। कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 सीट हो सकती है। अगर आपसे यह पूछे लोकसभा में, तो लोकसभा में 545 और 552 लोकसभा में, और यह हो गई आपकी राज्यसभा में सीटों का आंकलन। ठीक है, इसके बाद में फीफा विश्व कप दोस्तों, फीफा विश्व कप का सवाल, तो अगर आपसे फीफा विश्व कप पूछा है दोस्तों, तो क्या 2022 का फीफा विश्व कप कहां हुआ था? तो ये हुआ था दोहा में, दोहा इन कतर में। ठीक है, और विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता टीम रही है इसके अंदर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और उपविजेता रही है फ्रांस, उपविजेता रही है फ्रांस। और फीफा दोस्तों विश्व की सबसे लोकप्रिय ट्रॉफी है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन पूरा नाम होता है इसका, ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से संबंधित भाई। किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। भरतनाट्यम दोस्तों, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य यही है, ध्यान रखो आप लोग। बिहू नृत्य भाई कहां का है? बिहू नृत्य है दोस्तों असम का, ध्यान रखो आप लोग। इसका यह भी पूछा गया है असम का सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यह भी दोस्तों यहां का पूछ लिया है। और बिहू नृत्य जो वर्ष में 3 बार किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बिहू नृत्य वर्ष में 3 बार किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र BaOH2, साइंस का सवाल है, BaOH2 भाई ध्यान रखो आप लोग। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21, अभी बताया था जस्ट मैंने आपको। आपातकाल जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 लगता है, तो उस समय कौन से अधिकार नष्ट नहीं होते हैं? अनुच्छेद 21 और 20। नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवार्ड 2023 दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2023 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, पद्म विभूषण पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है। अब इसको लेकर के सवाल आपसे अगर यह पूछा कितने लोग संख्या बल के, दो आपके संख्या बल दोस्तों मेरे हिसाब से एक आपके ऑप्शन आए हैं कि किस किस को मिला है, तो आपको वहां पर ऑप्शन का आधार पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसको नहीं मिला, किसको मिला है, ध्यान रखो आप लोग। रणजीत सिंह ट्रॉफी ध्यान रखो आप लोग, देखो एक तो है रणजी ट्रॉफी, ध्यान रखो आप लोग रणजी ट्रॉफी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि रणजी ट्रॉफी ही क्या, रणजी ट्रॉफी बिल्कुल ध्यान रखो आप लोग, महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से ये ट्रॉफी, ध्यान रखो आप लोग, क्रिकेट की, क्रिकेट की है, ध्यान रखो आप लोग। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट की। देखो एक इससे पहले भी पूछिए, देखो पीछे मैंने आपको बताई है, और एक दोस्तों ये पूछ लिया आपके। इसके बाद आपको जानना है कि भारत की गरीबी दर 4.5 से 5% तक, 5% तक अपन को भारत की गरीबी दर है। नेक्स्ट आया है अंकिता रैना का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों टेनिस से। अंकिता रैना किससे है? टेनिस से है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? महालनोबिस ने, महालनोबिस ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था, जिसका गरम दल के नेताओं ने विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है दोस्तों?
प्रसिद्ध सितार वादक हुए हैं पंडित रविशंकर जी। और कथक नृत्य ये पूछा था इसमें कि कथक नृत्य का अर्थ क्या होता है, कथावाचक, कथा का वाचन होता है इसके अंदर। जो पौराणिक कथा है ना, रामायण की, महाभारत की, राजा हरिश्चंद्र वगैरह जो है उनकी कथाओं का। हरित क्रांति के जनक दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, नॉर्मन बोरलॉग, तो ये तो विश्व में हो गए। और एम एस स्वामीनाथन हो गए भारत में, एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे कम है भाई हरियाणा का, और सर्वाधिक किसका है, केरल का है। ध्यान रखो, झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखो भाई आप लोग। अपना जो तिरंगा है, तिरंगे का अपमान किसके तहत दोस्तों, अपना जो कर्तव्य है पहला प्रथम यानी अनुच्छेद 51A भाग 4A, भाग 4A, ध्यान रखो आप लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके तहत माना गया है, भाग 4 के। दोस्तों पहला जो मूल कर्तव्य है अपना, मूल संविधान में एक भी कर्तव्य नहीं था, पहले 10 जोड़े इंदिरा गांधी ने, फिर 11वां जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 कहां हुआ था दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। फीफा अंडर 17 तो यह हुआ था इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है ये रहा, रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है, तो दोस्तों महाराष्ट्र द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। और दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम, देखो भरतनाट्यम के कितने क्वेश्चन आ गए हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो यह है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, जो भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यह भी ध्यान रखो। इसके बाद दोस्तों राधा श्रीधर, दोस्तों भरतनाट्यम, ये देख लो और आ गया, यह भी किससे है, भरतनाट्यम से ही है। अगला प्रश्न, फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई, फुटबॉल की टीम में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल। फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो, सब में दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि रग्बी फुटबॉल जिसमें सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में भाई खिलाड़ी होते हैं 15। किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि गैस का ठोस में बदलना, संघनन, संघनन जो है गैस का ठोस में बदलना। इसके बाद में अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है दोस्तों, अंजुम चोपड़ा है आपके क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट आ गया आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो हड़प्पा दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें यह भी पूछ लिया गया था इसका अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, यह भी पूछा गया है, बृहद्रथ। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A, उपबंध जो है अनुच्छेद 51A, और भाग पूछते तो भाग 4 के या भाग 4A। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, देखो पंचवर्षीय योजना का सवाल जो है हर टॉपिक में, हर पॉइंट में आपसे बहुत ही अच्छे से पूछे। 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। ध्यान रखो, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, जैसे पुरुष साक्षरता दर पूछी है वैसे महिला 65.46% महिला साक्षरता दर रही है, ध्यान रखो भाई आप लोग। तो ये थे अपने भाई जो जीके पूछे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन और हैं जिनके ऊपर भी अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अपन इन क्वेश्चनों पर बात कर ली अपन ने। और ध्यान रहे कि ऐसे ही क्वेश्चन अब आने वाले और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम है, आपके आरपीएफ है,
या फिर दोस्तों एएलपी है, या फिर अपन कह सकते हैं आने वाली जो एसएससी जीडी की भर्ती है, या आने वाली और कोई भर्तियां जो एसएससी सीजीएल वगैरह जो सीएचएसएल भर्ती है, उन सब में ये सवाल आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इन सवालों का संग्रह मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अब पुनः अपन रोज शाम की 6 बजे स्टैटिक जीके क्लास में मिलते ही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिनका पेपर है उनका बहुत अच्छा होगा, ऐसी कामना के साथ में आज के सेशन को यही विराम करता हूं। पुनः सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।